अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज़ में। आज हिंदुस्तान में एनआरसी, सीएडी, जिसे सिटीज़न अमेंडमेंट बिल के नाम से जाना जा रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान में इसका शोरगुल मचा हुआ है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ लोग इसकी मुखालिफत में। आज इसी मुद्दे को लेकर हम जनाब अब्दुल रऊफ़ शेख इनके साथ इसी मुद्दे को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब्दुल रऊफ़ शेख जो कि प्रेसिडेंट है सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट के और रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर है और एक्स सीईओ महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के। तो रऊफ़ साहब, स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज़ में। जी शुक्रिया। जी, आपकी जो CSRE जो एनजीओ है, जो संस्था, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो संस्था है किस फील्ड में और किस मुद्दों पर काम करती है। ऐसा सबसे पहले मैं आपके एनजेपी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी जो संस्था है इसका नाम है सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट, शॉर्ट में इसको CSRE कहा जाता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जो रजिस्टर्ड है, जिसके अंदर में ज़्यादातर रिटायर्ड और गवर्नमेंट में के साथ काम करने वाले ऑफिसर्स इसमें और एक्टिविस्ट है, कुछ प्रोफेशनल्स है। इनकी एक संस्था है, एक समाजी तंजीम है जो स्पेशली मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए उनकी तालीमी, अखलाकी बेदारी और माशी और दीगर मसलों के ऊपर में काम करती है। उनके डेवलपमेंट के लिए जदोजहद कर रही है पिछले 4 सालों से। इस तंजीम का मैं प्रेसिडेंट हूँ और पिछले 6 महीनों से हम लोग NRC और CAB के ऊपर में अवेयरनेस का काम भी कर रहे हैं। जैसे कि सर आपकी एनजीओ इस NRC और CAD सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर काम कर रही है, जो तो जाहिर बात है आप इस मुद्दे से बेहतर तरीके से वाकिफ़ हो गए। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल CAB एक्चुअल में है क्या। ऐसा है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 जो है, जो पार्लियामेंट में आया था और पास हो गया है, अब वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया 2019 का। अब बिल से वो एक्ट बन गया, कानून में तो रूपांतरित हो गया है। इसको जान लेना ज़रूरी है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल है क्या। ये एक्चुअली ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट यानी तरमीम है, एक चेंज किया गया है जो सिटीजनशिप का जो कानून पहले से हिंदुस्तान में है, इसको इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहा जाता है। उस सिटीजनशिप के कानून में एक छोटी सी तरमीम की गई है, छोटा सा बदल किया गया है। तो ऐसा क्या बदल किया गया है इस कानून में कि लोगों में गुस्सा देखने में आ रहा है। जी हाँ, बदल तो जो है वो बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा अहम है और जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में शोरगुल बरपा है और काफ़ी लोग नाराज़ हैं। इसके 2 वजूहत हैं। असल में क्या है, इसको समझने के लिए पहले सिटीजनशिप कानून क्या है ये समझना पड़ेगा। सिटीजनशिप के कानून में जो 1955 का कानून है, उसमें इलीगल माइग्रेंट्स कौन है इसको डिफाइन किया गया है, इसकी परिभाषित की गई है। इलीगल माइग्रेंट यानी जो घुसपैठिए है, हिंदुस्तान में बाहर देश से आए हैं गैर कानूनी तरीके से, उनको इलीगल माइग्रेंट्स कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन पहले से कानून में दी हुई है। उसके 2 परिभाषित में 2 क्लॉजेस है। एक तो ऐसा इंसान जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आया है गैर कानूनी तरीके से, यानी बॉर्डर क्रॉस कर छुपते छुपाते हुए जो आया है इंडिया में और यहाँ बस गया है। या दूसरी कैटेगरी उसकी ये है कि जो पासपोर्ट वीज़ा लेकर इंडिया में आया है लेकिन वापस नहीं गया, यहीं बस गया और यहाँ छुप के यहाँ रह रहा है। अभी जो इन्होंने तरमीम किया है उसमें एक प्रोविजो क्लॉज डाल दिया है कि इस 2 कैटेगरी में से वो जो लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हैं और 6 मज़हबों को बिलोंग करते हैं, यानी हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी है, मुसलमान नहीं है, ऐसे लोग अगर घुसपैठिए की तरह हिंदुस्तान में घुसकर भी आए हैं, इलीगल माइग्रेंट्स है, उनको, और जो 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया में आए हैं, ऐसे 3 मज़हब के लोगों को, जो 3 कंट्रीज से आए हुए लोगों को, 6 मज़हब के लोगों को इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहलाया जाएगा ये लोग। और वो क्यों नहीं कहलाया जाएगा
क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स को शहरियत या सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती कानून के हिसाब से। जी। कानून में एक तरमीम एक प्रोविज़न है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है तो इंडिया की शहरियत उनको कभी नहीं मिलेगी। तो अब उनको शहरियत मिले, ये 6 धर्मों के लोगों को, 3 कंट्रीज़ के आए हुए लोगों को, इसलिए इसमें ये बिल में तरमीम की गई है। और इन 3 कंट्रीज से आए हुए 6 मज़हब के लोगों को अब ये इलीगल माइग्रेंट्स डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और ये लीगल समझी जाएगी, ताकि इनको शहरियत मिलेगी। अब इसमें सिर्फ मुसलमानों को अलग रखा गया। मुसलमान अगर इस हिंदुस्तान में आए हैं इस तरीके से और यहाँ रह रहे हैं, उनको लेकिन इसमें शहरियत नहीं मिलेगी। और ये फ़र्क हो गया मुसलमान और गैर मुसलमानों में, इसलिए इसके ख़िलाफ़ में बड़ा तशद्दुद है। मुसलमान इससे नाराज़ है कि, और ये एक सीधा सीधा जो है ये भेद है और ये इनइक्वालिटी है और ये हमारे संविधान का भंग करती है, संविधान के खिलाफ है। खास करके मुसलमान और जो संविधान को पसंद करते हैं ऐसे इंडियन लोग, किसी भी मज़हब को बिलोंग करते हैं, ये सारे लोग इस तरमीम से और इस CAB से नाराज़ है और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने जैसे कहा कि मुसलमानों को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, तो ऐसा क्या लगता है आपको कि सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है इसमें, इसके उनके मुसलमानों के साथ ही क्यों भेदभाव किया जा रहा है? इस पर होम मिनिस्टर का ऐसा कहना है कि 3 मुल्कों से जो मुसलमान को छोड़कर जो बाकी लोग आए हैं, बाकी मज़हबों के लोग आए हैं, ये उन मुल्कों में, क्योंकि ये तीनों इस्लामिक मुल्क हैं, तो इन तीनों इस्लामिक मुल्कों में सताए गए लोग हैं, प्रताड़ित किए हुए लोग हैं, और वहाँ के सताए जाने से वो इंडिया में आए हैं। और मुसलमान, क्योंकि ये मुसलमान मुल्क से आए हैं, तो मुसलमान को मुसलमान मुल्क प्रताड़ित नहीं करता, सताता नहीं है। जो मजलूम है वो जो 6 धर्मों के लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, वो सताए हुए हैं, चूँकि इसलिए उनको हम देंगे। और मुसलमान चूँकि इस्लामिक मुल्क से आए हैं तो उनको घुसपैठिया डिक्लेयर किया जा रहा है और इसलिए ये भेदभाव किया जा रहा है। रऊफ साहब, जिस तरह से कुछ समय पहले असम में NRC लागू किया गया, तो असम के NRC पर आप कुछ रोशनी डालिए। जी, असल में इसका जो CAB बिल का सीधा संबंध NRC जो असम में की गई है उससे है। और जब तक कि आप असम के NRC को नहीं समझोगे तब तक कि ये CAB को की अहमियत आपके समझ में नहीं आएगी, किसी की भी समझ में नहीं आएगी। असम में ऐसा था कि असम में नॉन असमीज़ लोगों की, यानी बंगाली लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई थी। तो वहाँ 1985 से 78 से 85 के दरमियान बहुत सारे आंदोलन किए गए थे और असम में बंगाली लोगों को ज़्यादा और तादाद न बढ़े, इसलिए एक एकॉर्ड पास किया गया था उस ज़माने में 85 में, और उसके हिसाब से एक कट ऑफ डेट 71 की रखी गई थी। 71 के पहले असम में जो आ गए उनको सिटीजनशिप मिलेगी, 71 के बाद जो असम में आए उनको नहीं मिलेगी। और ये इसके लिए ये कैसा पता चलेगा कि कौन पहले आए कौन बाद में आए, किसको सिटीजनशिप नहीं मिले? उसके लिए वहाँ एक सर्वे किया गया था जिसको NRC कहा जाता है, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, वो बनाया गया। बनाने के लिए एक सर्वे किया गया और सारे जितने 3.3 करोड़ जो लोग थे असम में, सबको बोला गया कि आप रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरिए और आपके डॉक्यूमेंट दिखाएं और आप खुद सिद्ध करें कि आप यहाँ के सिटीजन हैं। तो वो प्रोसेस 2013 से लेकर के 2017 तक 4 साल चली। उसमें सारे असम में रहने वाले सारे लोग परेशान हुए, सबको अपनी शहरियत साबित करने के डॉक्यूमेंट देने पड़े। और उसके बाद में एक NRC की एक फाइनल लिस्ट वहाँ डिक्लेयर हुई और इसमें पहले जैसा कहा जा रहा था कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग घुसपैठिए इसमें मिलेंगे, लेकिन जब असम NRC का जो फाइनल लिस्ट डिक्लेयर हुआ वो हुआ 31 अगस्त 2019 को, और उसमें 19 लाख लोग जो है वो NRC के बाहर पाए गए। यानी बाकी जो 2.99 करोड़ लोग, 3.3 करोड़ लोगों में से 2.99 करोड़ लोग जो है वो NRC में के अंदर पाए गए और 19 लाख लोग जो है वो NRC के बाहर पाए गए। यानी ये घुसपैठिए है ऐसा करार दिया गया। लेकिन इसमें मज़े की बात ये हुई है कि जो पहले जैसा कहा जाता था कि जितने NRC के बाहर पाए जाएंगे वो सारे के सारे बंगाली मुसलमान या मुस्लिम हो गए, लेकिन जो ये 19 लाख लोग पाए गए हैं इसके अंदर में से करीब 12 लोग से ज़्यादा लोग जो है 12 लाख से ज़्यादा वो गैर मुस्लिम हैं, यानी हिंदुओं की तादाद उसमें ज़्यादा है। और उसमें ज़्यादातर लोग वो है जो हिंदुस्तान के ही है, लेकिन चूंकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं दे पाए, अपनी शरीयत को प्रूफ नहीं कर पाए, इसलिए उनके नाम NRC के रजिस्टर में नहीं आए, तो वो परेशान है। अब वो परेशान है
इसलिए अब ज़्यादातर हिंदू लोग हैं और वो बीजेपी के उनको उन्होंने वोटिंग किया था। अब वो बीजेपी के नाम से शोर मचा रहे हैं कि भाई आपने तो कहा था कि हम लोग बंगालियों को और बाहर देशियों को निकालेंगे, आप तो हमारे देशों को देशवासियों को अलग बाहर निकाल रहे, तो अब इसके लिए हमारे लिए क्या कर रहे? तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये CAB का कानून लाया गया है। अब उसमें उनका डेफिनेशन बदल दिया गया है कि वो जो लोग NRC के बाहर दिखाई दे उनको कहा जा रहा है कि भाई आप जो है घबराइए मत, आपको शहरियत का कानून में हमने बदल किया है और आपको भी इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, देश छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद भी जो जैसा नतीजा निकलना चाहिए था वैसा नतीजा नहीं निकला। हम कहते हैं जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऐसा हुआ कि 1 करोड़ जहाँ ये सोच रहे थे कि 1 करोड़ घुसपैठिए मुसलमान निकलेंगे, उसके जगह 19 लाख निकले, इसमें 12 लाख मुसलमान भी नहीं है। और अल्टीमेटली अब इनको अपील करना है फॉरेन ट्रिब्यूनल में 2 महीने के अंदर में। फॉरेनर ट्रिब्यूनल अगर इनको डिक्लेयर करता है कि भाई ये आप वो वहाँ डॉक्यूमेंट देते हैं तो ये अपने इसमें आ जाएंगे, तो ये तादाद भी घटकर ये 2-3 लाख के करीब रह जाएंगी। और आखिर में जो पूरा एक्सरसाइज किया गया है, ये एक्सरसाइज एक फिएस्को करके डिक्लेयर होगा। यानी इसमें इतना सारा शोरगुल मचाया लेकिन निकला कुछ भी नहीं, और ये गलत प्रोसेस है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में इसका एहतजाज हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है। और जो आम सेकुलर मैंडेट और कॉन्स्टिट्यूशन को चाहने वाला जो शहरी है, ये इसका विरोध कर रहा है। जो बीजेपी के सरकार के फेवर में है वही लोग सिर्फ इसका वेलकम कर रहे हैं। जी, जिस तरह से आपने कहा है NRC जैसे कि असम में लागू किया और उसके बाद खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, तो आपको क्या लगता है हिंदुस्तान भर में भी इसी तरह से जैसे अगर इसको लागू किया गया अगर से, तो उसका रिजल्ट भी यही आने वाला है? बिल्कुल, इसका रिजल्ट ये आएगा कि हिंदुस्तान में इसको इस तरह से जिस तरह से इसको असम में लागू किया गया है, इस तरह से अगर इस तरह से तो लागू कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अकेले एक स्टेट में 4 साल लग गए और पूरी सरकारी यंत्रणा उसमें लगी और इतना हज़ारों करोड़ का बजट लगा। पूरे हिंदुस्तान में अगर करना चाहेंगे तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट लगेगा और सारी सरकारी मशीनरी इसमें लगानी पड़ेगी और सारे लोग जो परेशान होंगे वो अलग है। तो रऊफ साहब, सिटीजनशिप या शहरियत एक्चुअल में इसका कानून क्या है कि किन लोगों को शहरियत मिलनी चाहिए, किन लोगों को शहरियत नहीं मिलनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। ये बड़ा अहम सवाल है। ये सारे सिटीजन्स को, शहरी को ये इस बात की पूरी मालूमात होनी चाहिए और सबने इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान का नागरिक कौन है, शहरी कौन है। देखिए, हिंदुस्तान के शहरियत का एक कानून है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके सेक्शन 3 के अंदर में इस चीज़ को बताया गया है। शहरियत के मिलने के 4-5 तरीके हैं। एक तो शहरियत मिलती है बाय बर्थ, यानी पैदाइश से शहरियत मिलती है, और हम सबको जितने हिंदुस्तान में बसते हैं हम लोग पैदाइशी शहरी है, पैदाइशी नागरिक है। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है पैदाइशी नागरिक है। लेकिन ये हम लोग को जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन हमने जब लागू की थी, उस वक्त में हमने ये जब कॉन्स्टिट्यूशन में हमने को अडॉप्ट किया था, उसमें हमारे संविधान ने ये कहा था कि जो भी हिंदुस्तान में 26 जनवरी 2050 को है, 1950 को है, वो सारे के सारे शहरी हैं, हिंदुस्तान के नागरिक है। लेकिन कोई उसमें भेदभाव नहीं है। जो आज़ादी के पहले से भी 5 साल से रहते आए वो भी सारे नागरिक है, उनके वालिदैन जो होंगे वो भी सारे नागरिक है। अब इसके बाद में लेकिन जो हिंदुस्तान में आएगा या जो पैदा होगा उसके बारे में कानून सरकार बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। तो वो कानून पार्लियामेंट ने 1955 में बनाया। उस कानून के सेक्शन 3 के हिसाब से एक बड़ी प्रोविज़न है जिसके अंदर में बाय बर्थ, पैदाइश से कौन नागरिक हो सकता है और कैसा हो सकता है, ये डाला गया, कानून बनाया गया। तो उसमें था कि 1950 के बाद में जो भी हिंदुस्तान में पैदा होगा वो यहाँ का शहरी होगा। सिंपल सी बात थी। तो 1950 के बाद में आपने जो पैदा हुए हैं वो सब यहाँ के नागरिक है। लेकिन 1986 में उसके अंदर में एक अमेंडमेंट किया गया। जब असम का मामला आया उसमें एक चीज़ ऐड कर दी गई कि 30 जून 2086 तक 30 जून 2087 ने 1 जुलाई 2087 तक जो लोग पैदा हो गए हिंदुस्तान में वो सारे नागरिक हैं। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद में जो पैदा हो गए वो भी यहाँ के नागरिक होंगे, लेकिन उनको यही साबित करना पड़ेगा कि उनके वालिदैन में से, उनके पेरेंट्स में से कोई एक यहाँ का भारतीय है, कोई शहरी है। ये कंडीशन डाली गई। और 2003 में फिर इस कानून में और चेंज किया गया और उसमें एक और एडिशनल कंडीशन डाली गई कि 2003 के बाद में, 2004 के बाद में जो पैदा होंगे वो भी शहरी होंगे, लेकिन उनके दोनों वालिदैन जो है, दोनों भी पेरेंट्स है,
वो यहाँ के इंडियन नागरिक होना चाहिए। ये 2 कंडीशन डाली गई। अब ये क्लियर होगी बात कि 87 के पहले जो पैदा हुए हैं उनको एक ही बात अपनी प्रूव करना है कि हमारा बर्थ भी हिंदुस्तान में हुआ है, यहाँ के नागरिक है, बर्थ सर्टिफिकेट हमारा ये है और हम यहाँ के नागरिक हैं। 87 के बाद जो पैदा हुए हैं उनको ये बताना है कि हमारा बर्थ यहाँ हुआ है और हमारे पेरेंट में से किसी का एक का बर्थ यहाँ हुआ है, वो यहाँ के नागरिक है। और 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं उनको ये बताना है कि हम यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ पैदा हुए हैं और हमारे पेरेंट्स की ये डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ के पैदा हुए हैं। तो ये है ओरिजिनल कानून। रऊफ साहब, सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बाद अब क्या अगली नेक्स्ट स्टेप सरकार की क्या रहने वाली है, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी कैब उन्होंने लाया और अमेंडमेंट किया है, उसके हिसाब से जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको उन्होंने रिलैक्स कर दिया। मुसलमानों की सिवा जो बाकी इलीगल माइग्रेंट्स है सबको सिटीजनशिप मिलने वाली है। अब उनका कहना है कि आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में ये हम लोग एनआरसी लाएंगे। तो कैब के बाद की स्टेप है एनआरसी, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में बनना चाहिए। वैसे कानून में है, बहुत सारे मुल्कों में नेशनल रजिस्टर होता है सिटीजन का, हिंदुस्तान में भी बनाए तो कोई हरकत नहीं है, तो एक रजिस्टर होना चाहिए। तो उनका कहना है कि हम रजिस्टर बनाएंगे और इसमें जो लोगों के नाम आएंगे उसके लिए, लेकिन नेशनल रजिस्टर हम उस जैसा नहीं बनेगा जैसा असम में कहा गया। असम के एनआरसी तो सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर की थी, सरकार ने नहीं की थी। यहाँ जो बनाएगी सरकार एनआरसी जो लाएगी वो उन्होंने कहना है कि पहले हम एनपीआर लाएंगे, पहले हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाएंगे और एनपीआर पहले बनेगा, उसका एक सर्वे होगा, उसका उन्होंने ऑर्डर भी निकाल दिया है। जुलाई में एक ऑर्डर निकालेगी गवर्नमेंट ने 2019 में, और सब स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का सर्वे 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। 6 महीने इसका सर्वे चलेगा। ये पहली स्टेप है। इसके बाद की स्टेप फिर एनपीआर में जो डाउटफुल लोग होंगे उनको निकाल कर जो क्लियर लोग निकलेंगे उनका नाम एनआरसी में डाला जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट का मंशा दिखता है। जी, तो एनपीआर और एनआरसी दोनों में क्या डिफरेंस, क्या फ़र्क है, थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए आप। देखिए, एनपीआर बोले तो पॉपुलेशन रजिस्टर है कि उसमें सभी पॉपुलेशन आती है, चाहे शहरी हो चाहे नहीं शहरी हो। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई बाहर देश से हिंदुस्तान में कोई पढ़ने के लिए कोई लोग आया है, कोई नौकरी करने के लिए आया है, लेकिन यहाँ का सिटीजन नहीं है, वो सिटीजन का अमेरिका का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, यहाँ 10-20 साल से रह रहा है, तो वो यहाँ का सिटीजन नहीं होता, लेकिन ये पॉपुलेशन का हिस्सा है, उसका यहाँ घर है, रह रहा है, सर्विस कर रहा है। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जितने भी लोग इंसान हिंदुस्तान में बसते हैं, नया पैदा हुआ बच्चा वहाँ से लेकर के तो बूढ़े तक के, वो सारे लोगों का जो रजिस्टर बनेगा उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहा जाएगा। और एनआरसी जो है, एनआरसी सिर्फ शहरी जो है जिनको शहरियत दी जाती है। शहरियत देने का मतलब होता है कि कुछ राइट्स मिलते हैं। शहरियत सभी को नहीं मिलती, जिसको शहरियत मिलती है, जो सिटीजन है, उसको हुकूक मिलते हैं, उसको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। वो कोर्ट में जा सकता है, अपनी लड़ाई लड़ सकता है, वो यहाँ नौकरी कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, प्रॉपर्टी रख सकता है, अपने हुकूक के लिए लड़ सकता है। लेकिन जो शहरी नहीं होता है उसको ये सारे हुकूक नहीं मिलते। रऊफ साहब, जिस तरह से ये बिल को पास किया गया, वो कानून भी बन चुका है, तो क्या लगता है आपको इस बिल से, इस कानून से सिर्फ मुसलमानों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या फिर दीगर मज़ाहिब के लोग, दूसरे समाज के जो लोग हैं, उनको भी इसमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें जैसे लोग समझ रहे हैं कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया है और मुसलमानों को परेशानी इसमें ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। इसमें हर कोई परेशान होगा। जो असम में जब एनआरसी लागू की गई थी, तो आज असम के लोग खुद बोल रहे हैं, जो एनआरसी मांगा करते थे, अब वो कह रहे हैं कि अब एहतजाज कर रहे हैं कि हमको एनआरसी नहीं चाहिए, अब अपोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम ही सफ़र हुए हैं जी। वैसे इंडियन जब नेशनल लेवल पे एनआरसी लागू की जाएगी तो उसमें मुसलमान के गैर मुस्लिम सारे के सारे परेशान होंगे। अगर कोई गैर मुस्लिम ये समझता है कि हमने हमारे एनआरसी अगर सिद्ध नहीं भी किए तो हमारा नुकसान होने वाला नहीं है, हमको तो सिटीजनशिप बाद में मिलना है, लेकिन उसने ये समझ लेना चाहिए, ज़रूरी बात है कि सिटीजनशिप जो मिलने का जो कानून अभी कैब पास किया है उन्होंने, उसमें ये कंडीशन है कि 2014 से पहले आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा। 3 चीज़ सिद्ध करनी पड़ेगी आपको। एक, आप 2014 से पहले 5 साल यहाँ रहते आए हैं। दूसरे, आप इन 3 मुल्कों में से आए हैं, ठीक है, और वहाँ से प्रताड़ित होकर आए हैं, वहाँ से आप परेशान होकर यहाँ आए हैं, वहाँ आपको सताया गया है। 3 चीज़ आपको फॉर्म में भर के देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन, तब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा।
वो नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन मिलेगा। आप फॉर्म भर के दोगे, एनआरसी के बाहर आपका नाम आया, एनआरसी में आपका नाम नहीं आया, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो कोई भी हो, उसको फिर उसके वोटिंग राइट सीज हो जाएंगे, उसको वोटिंग नहीं करते आएगा उसके। और उसके बाद में आखिर में अगर ये सिद्ध नहीं कर पाए अपने एनआरसी में अपनी सिटीजनशिप, तो फिर इनको फॉर्म भरना पड़ा रजिस्ट्रेशन के लिए, हमको नेचुरलाइजेशन की सिटीजनशिप दो आप। अब उसके लिए उनको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं हिंदुस्तान से मैं आया हूँ बाहर से, अगर वो हिंदुस्तान का ही भी है लेकिन उसको झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं बांग्लादेश से आया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, क्योंकि प्रोविजन ही वैसी है, मैं सताया हुआ हूँ। तो ये आसान बात नहीं है, इसका मतलब ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। और जितने लोग एनआरसी के बाहर रहेंगे वो सबको ये वोटिंग राइट्स छीने जाएंगे और सारे के सारे परेशान होंगे। और में ज़्यादातर परेशान होंगे वो गरीब, वो पिछड़ा हुआ, वो जो कम पढ़ा लिखा है, वो इसमें परेशान होगा। उनके सिटीजनशिप राइट्स खोने के ज़्यादा चांसेस इसमें हैं। तो कोई भी इंडियन सिटीज़न, कोई भी गैर मुस्लिम ये ना समझे कि ये जो कानून में सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया है इसका नुकसान सिर्फ मुसलमानों को होने वाला है। हम लोग सेफ है, आप लोग उतने ही खतरे में हैं जितना मुसलमान खतरे में है। रऊफ साहब, सीएबी बोला जाए, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, या फिर एनआरसी या एनपीआर, इन सारी चीज़ों का मुकाबला किस तरह से किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अब ये इसके बारे में बड़ा एहतजाज हो रहा है, विरोध हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और एक सेक्शन ये कह रहा है कि वे एनपीआर का या एनआरसी का हमने बाइकआउट करना चाहिए और इसको नॉन डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे महात्मा गांधी ने चलाई थी, डिसोबीडियंस मूवमेंट करना चाहिए। एक सेक्शन इसके फेवर में है। हो सकता है इसकी हवा अगर गर्म हो जाए, सारे लोग अगर ये फैसला कर ले कि भाई नहीं, एनआरसी इंडिया में अगर लागू की जा सकती है जिस तरह वहाँ की गई, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक ये तरीका है जो लोगों को तय करना है कि लोगों ने क्या करना है, ठीक है। और ये यूनाइटेड अगर किया जाए तो सरकार झुक सकती है इसमें। अगर ये नहीं करने में, इसमें नहीं जाना है और कानूनी तरीके से अगर सरकार ने आसान कर दिया एनआरसी में लिस्ट लाना, इस तरह से परेशान नहीं किया जैसा असम में लोगों को ये थे, फिर लोगों को एक सीधा तरीका यह है कि लोगों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रखने चाहिए। वही जैसे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें ज़रूरी है उसको थोड़ा सा डिटेल में आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट तो बर्थ जो प्रूव करने वाला डॉक्यूमेंट है, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने वाला जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे अहम ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। इसके बाद में फिर आप यहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं तो एजुकेशन, स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज के सर्टिफिकेट्स ये है। फिर उसके बाद में आधार जो हमने शुरू किया है, आधार इम्पॉर्टेंट है। वोटर कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बहुत ज़रूरी है। वोटर आईडी कार्ड के में जिसमें भी अभी गलतियां हैं उन्होंने करेक्ट कर लेना चाहिए। अभी मिशन चल रहा है इलेक्टोरल वेरिफिकेशन का, ऑनलाइन आप करेक्शन कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड बहुत ज़रूरी है क्योंकि वोटर आईडी, असम में जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला वही डी वोटर के लिस्ट में चले गए। अच्छा। और जिनके नाम में गलतियाँ थी, तो वोटर आईडी कार्ड आपके पास नहीं है और सही नहीं है तो आप डी वोटर में जाएंगे, परेशान हो जाओगे। तो वोटर आईडी कार्ड सबसे पहले सब ठीक करना चाहिए। उसके बाद में पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपका पैन कार्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, राशन कार्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके बैंक के पासपोर्ट, आपके पासबुक है, इंश्योरेंस के कागजात है, इसके बाद में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कागजात है, आपके वालिदैन के जो कुछ कागजात होंगे, ये सारे कागजात वो संभाल के रखना चाहिए। और इन सारे कागजात को ठीक से, अगर उनमें नामों में गलतियाँ हैं तो ये गलतियों को भी करेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे जिन लोगों के नामों में गलतियां है, जैसे अक्सर देखने में आता है मोहम्मद की जगह अहमद, अहमद की जगह मोहम्मद, इस तरह से नामों में बहुत सी गलतियां होती है। जैसे पिछले लोग जो होते थे वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वक्ती तौर पर वो नामों को अपना लिखा कर काम निकाल लिया करते थे। तो उन डॉक्यूमेंट्स में किस तरह से अभी सुधार किया जाए? नामों का करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है जिसके भी नामों में गलतियाँ है, क्योंकि आगे जो आदमी चेक करने वाला सरकार का आदमी जो रहेगा वो तो ये देखेगा आपका रिकॉर्ड पे क्या नाम है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपके रिकॉर्ड में आपके वालिद का नाम क्या है, आपके वालिद के सर्टिफिकेट में आपके वालिद का नाम क्या है। अगर उसमें तजाद मिलेगा तो वो तो ज़्यादातर गैर मुस्लिम होगा। मुसलमान समझ सकता है कि भाई आपका मोहम्मद जीशान है और दूसरे डॉक्यूमेंट में जीशान अहमद है, तो ये एक ही बात है भाई। मोहम्मद की स्पेलिंग में एक जगह MD है, एक जगह MOSD है, एक जगह पूरा मोहम्मद है, एक जगह से M है, तो एक मुसलमान समझ लेगा कि एक ही होता है। लेकिन गैर मुस्लिम इसको नहीं समझता। गैर मुस्लिम बोलेगा तो ये तो गलत है, ये तो गलत, दो अलग अलग शख्स है। तो ये अलग अलग जो नाम है इसमें नामों में करेक्शन, एक ही तरह का नाम एक फिक्स कर लेना चाहिए।
क्योंकि ये हमारा एक ये नाम सभी डॉक्यूमेंट मिलेगा और वो डॉक्यूमेंट्स में उसके करेक्शन शुरू करना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर में करेक्शन बहुत आसानी से पॉसिबल है, जैसे इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड में आसानी से नाम करेक्ट किया जा सकता है, आधार में करेक्ट किया जा सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट में भी करेक्ट किया जा सकता है। और कुछ डॉक्यूमेंट में जिसमें करेक्शन इतने आसान नहीं है, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आसान नहीं है। तो इसलिए जो आसानी से करेक्ट किए जा सकते पहले वो करेक्ट कर ले, उसके बाद में फिर जो जिन डॉक्यूमेंट में करेक्शन पॉसिबल नहीं है उसके लिए आपको एक गैजेट किया जा सकता है। गैजेट में आपका एक डिक्लेरेशन देना है कि मेरा नाम कुछ सर्टिफिकेट में इस तरह लिखा हुआ है लेकिन मेरा नाम करेक्ट ये है, मेरा पूरा नाम ये था और नया नाम ये है। इसके गैजेट का नोटिफिकेशन करके अपने पास रखना चाहिए ताकि वो एक सेफ आपको हो जाएगा और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ करेक्शन कर लेना चाहिए। रऊफ साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप सियासी और सामाजिक जो तंजीमें होती है उन्हें आप आपके साइड से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि असम में जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें जो हमको मालूमात हासिल हुई है उसमें बहुत लोग परेशान हुए हैं, ज़्यादातर गरीब लोग ज़्यादा परेशान हुए हैं। जो 19 लाख लोग हैं उसमें मेरे ख्याल से 90% से ज़्यादा गरीब ही लोग हैं और इलिटरेट लोग हैं जिनको मालूमात नहीं होती है। अब इन लोगों के लिए वहाँ कुछ तंजीमों ने बड़ा अच्छा काम किया। तो समाज में एक बेदारी लाना ज़रूरी है, अवेयरनेस लाना ज़रूरी है और उनके गरीब तबके के लोगों को और कमज़ोर तबके के लोगों को ये बात समझाना ज़रूरी है कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन से आपके पास करेक्ट डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। क्यों है? वैसे भी एनआरसी आए ना आए, हर इंसान के पास में अपने अच्छे डॉक्यूमेंट, करेक्टेड डॉक्यूमेंट अपने पास होना चाहिए। ये कानूनी भी उसके लिए ज़रूरी है। तो मेरी अपील इन समाजी और सियासी तंजीमों से रहेगी और दीगर जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज के, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, जो भी तंजीमें हो, सब तंजीमों से मेरी अपील है कि ये बड़ा चैलेंज सरकार हमारे सामने पेश कर रही है। अगर एनआरसी सरकार लागू करती है और उसकी एनपीआर की स्टेज लागू करती है तो एनपीआर में सब लोगों ने हिस्सा लेना चाहिए। अगर आपको बाइकआउट नहीं करना है एनआरसी का, तो अगर बाइकआउट करना है तो फिर सब ने एक साथ बाइकआउट करना चाहिए ताकि सरकार झुके। बाइकआउट नहीं करना है, आधे कर रहे हैं आधे नहीं कर रहे, उससे मसला हल नहीं होगा। तो बाइकआउट नहीं करना है तो फिर आपके, या बाइकआउट करना भी है तो आपके डॉक्यूमेंट सही कर लें। इसके लिए सारी सियासी तंजीमें, समाजी तंजीमें और पढ़े लिखा तबका जो भी है, ये सब से गुजारिश की जानी चाहिए कि सब ने ये जो बड़ा चैलेंज अब ये सरकार लोगों के सामने लाने वाली है और जो बार बार डिक्लेयर कर रही है, अमित शाह जी बार बार बोल रहे हैं कि हम एनआरसी ला के रहेंगे और लाएंगे, यानी इसका मतलब कॉमन नागरिक के सामने परेशानी खड़ी करके रहेंगे और इनका मकसद है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सब सारा किया जाएगा ताकि लोग सवाल ना करें कि भाई सरकार जो है फेलियर हो चुकी है सारे मतलब में, तो अब तो आप उलझ जाओ डॉक्यूमेंट देने में और एनआरसी के लिए लोग परेशान रहे। सरकार का मंशा यही है इसके पीछे। तो इसको चैलेंज की तरह लोगों ने लेना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लोगों ने लेना चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी हम अपने डॉक्यूमेंट सही करें और सरकार को भी बताएं कि इससे हम लोग क्या फेस कर सकते हैं। तो इस चैलेंजिंग सिचुएशन में सभी लोगों ने एकजुट होकर के एक इत्तेहाद दिखाना चाहिए। सारे तंजीमों ने, सारे फ़िरक़ों के लोगों ने एक जगह आना चाहिए और एकजुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। तो ये हम इस सरकार को, नहीं तो सरकार के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रऊफ साहब जो कि नागपुर में एक सेंटर चलाते हैं, काफ़ी जाने माने शख्स है। से हमारे स्टूडियो में आकर उन्होंने थोड़ा सा वक्त दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू से, इस वीडियो से आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हुई होगी। और फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। या फिर रऊफ साहब का जाफरनगर में एक सेंटर भी है, जैसा कि उन्होंने कहा 6 बजे से 8 बजे तक वो खुद वहाँ पर बैठते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो आप वहाँ पहुँचकर उनसे सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो अब हम यहीं रुकते हैं। और भी वीडियोस और भी इंटरव्यूज़ जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज है एनजीपी न्यूज़, उसे भी लाइक कीजिए ताकि सबसे पहले आपको इस तरह के वीडियोस, इस तरह के इंटरव्यूज़ आपके लिए जो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।